हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग। एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉड्यूल सी में, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड ट्रेंड्स इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, है ना। यानी जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है बैंक्स के द्वारा, उसका इम्पैक्ट, और जो ट्रेंड्स हैं यहाँ पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी का, है ना, बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का क्या ट्रेंड्स चल रहा है उसको लेकर। ये है यहाँ पर पीपीबी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की यूनिट नंबर 47। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज यूनिट नंबर 47। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करना है आपको, ठीक है। और लगातार हम पेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की पेड क्लासेस भी आपके लिए रेगुलर बेसिस पर आ रही हैं, और ये क्लासेस आपको मिल रही हैं यहां पर डेली बेसिस पर 8 AM एंड 8 PM पर। तो अगर आपके पास में जीआईबी का महापैक 2.0 है, तो जीआईबी के महापैक 2.0 में मॉर्निंग में 8 AM और इन इवनिंग में 8 PM पर इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में मिल जाएंगे, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना एक बार। और ये रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में बताता है। तो हाउ आर बैंक्स लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस एंड डेवलप बिजनेस प्रोडक्ट। यहां पर तो अगर आप देखते हैं यहां पर, है ना, जो बैंक्स हैं, हाउ आर बैंक्स लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, बैंक्स टेक्नोलॉजी को कैसे लिवरेज कर रहे हैं टू एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, सो दैट जो यहां पर कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसको एनहांस किया जा सके, एंड डेवलप बिजनेस प्रोडक्ट, और एक यहां पर जो बिजनेस प्रोडक्ट है उसको डेवलप करें। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय यूजिंग डेमोग्राफिक बेस्ड क्लस्टर टू डेवलप प्रोडक्ट फॉर यंग पीपल, मिलेनियल्स और सीनियर पीपल यहां पर। उसके साथ साथ बी कहता है बाय रिलाइंग सोनली ऑन ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार बैंक मेथड्स फॉर सर्विस डिलीवरी। सी कहता है यहां पर बाय यूटिलाइजिंग CRM टूल्स, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू टारगेट कस्टमर बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल, माइंडसेट एंड एस्पिरेशंस। तो यहां पर बैंक टेक्नोलॉजी को लिवरेज कर रहा है यहां पर कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए, और जो बिजनेस प्रोडक्ट हैं, है ना, नए नए जो बिजनेस प्रोडक्ट हैं उनको भी यहां पर डेवलप कर रहा है। इसके लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बैंक इसका CRM टूल्स, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स हैं, इनका इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर डेटा एनालिटिक्स का यूज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है टू टारगेट कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल, माइंडसेट एंड एस्पिरेशंस। यहां पर वो क्या है इनकी, है ना, उसको यहां पर देख रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? सी। तो कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की वांट्स क्या है, आज के समय में नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए ही कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 किस बारे में बताता है यहां पर। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द शिफ्ट इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी टूवर्ड्स एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ बैंकिंग। आपने देखा होगा जो यहां पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी है उसमें शिफ्ट हुआ है ना। क्या सिग्निफिकेंस शिफ्ट हुआ है यहां पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है उसमें यहां पर क्या शिफ्ट हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं एनी टाइम बैंकिंग ले सकते हैं, एनी वेयर कहीं से भी बैंकिंग एक्सेस कर सकते हैं, एनी हाउ बैंकिंग एक्सेस कर सकते हैं यहां पर। तो उसको लेकर क्या चेंज देखने को मिला है। तो अगर आप देखोगे यहां पर भी आपके पास में 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। इन चारों ऑप्शंस को देखिए। इट इंडिकेट्स ए रिटर्न टू ट्रेडिशनल ब्रांच बैंकिंग विद लिमिटेड सर्विस आवर्स एंड लोकेशंस। बी कहता है इट सिग्निफिकेंस ए मूव टुवर्ड्स ए कैश बेस्ड सोसाइटी विद रिड्यूस रिलायंस ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शंस। सी कहता है इट रिप्रेजेंट ए
ट्रांसफॉर्मेशन इन सर्विस डिलीवरी, enabling customer to access banking services through mobile and internet banking at their convenience. डी कहता है it suggests that banks are reducing investment in digital technology to focus on in-person customer interactions. इनमें से कहां पर टिक करें? तो आज के टाइम में बैंक्स ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया कहां पर? एनी टाइम, एनी वेयर, एनी हाउ बैंकिंग। जब भी कस्टमर को नीड है, कस्टमर को जब भी जरूरत है, कस्टमर को जब भी यहां पर सर्विसेज चाहिए, कस्टमर को वो सर्विसेज मिल जाती हैं, कस्टमर को वो सर्विसेज मिल जाती हैं। तो इसके लिए बैंक ने यहां पर जो सर्विस डिलीवरी है उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया है यहां पर, सो दैट कस्टमर एनी टाइम एनीवेयर कैन एक्सेस द बैंकिंग सर्विसेज। तो इसके लिए अगर आप देखोगे मोबाइल बैंकिंग आ गई है, इंटरनेट बैंकिंग आ गई है, एटीएम के थ्रू हम कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन बैंकिंग आज के समय में आ गई है, यानी आज के टाइम में कस्टमर अपने मोबाइल में बैंक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, लॉगिन करे और उसके बाद में किसी भी टाइम यहां पर बैंकिंग को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा यहां पर? आंसर हो जाएगा सी। सी के ऊपर टिक करें। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? है ना, अगर मैं किसकी यहां पर बैंकिंग की बात करूं, है ना, बैंकिंग के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो ईडीआई है, ईडीआई का पर्पस क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में यहां पर क्या आएगा? क्या लगता है आपको? है ना, ईडीआई के बारे में मैंने आप सभी को क्लास में बताया था। अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो आपको इसके बारे में मालूम होगा, आपको इसके बारे में पता होगा। है ना, आपको इसके बारे में मालूम होगा, इसके बारे में आपको पता होगा क्या है इसमें। तो भाई अगर मैं ईडीआई की बात करूं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड फ्री फॉर्मेट मैसेज फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस। बी कहता है टू प्रोवाइड ए सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। सी कहता है टू अनेबल द इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सचेंज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। एंड डी कहता है टू एनहांस द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ बैंकिंग वेबसाइट फॉर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। इनमें से कौन सा है? तो जब हम ईडीआई की बात करते हैं, जो प्राइमरी पर्पस है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का, यानी आज के टाइम पे जो बायर है, बायर के पास में ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, परचेज ऑर्डर ऑनलाइन आते हैं, जिसके बेसिस पर बायर यहां पर ऑनलाइन जो एक इनवॉइस है वो जनरेट करता है, जो ईमेल के थ्रू, कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू यहां पर ये जो इनवॉइस है वो किसके पास, ये यहां पर बायर के पास पहुंचती है। बायर उस इनवॉइस को, जिसे बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, उसको अप्रूव करता है। अप्रूव करने के बाद में ये इनवॉइस पहुंचती है यहां पर वापस सेलर के पास में, और सेलर उसके बेसिस पर फिर यहां पर जो ऑर्डर है वो तैयार करता है। तो जो ईडीआई है, ईडीआई में सारा प्रोसेस होता है यहां पर। तो ये अनेबल करता है टू अनेबल इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सचेंज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। यानी यहां पर जो परचेजिंग ऑर्डर जा रहा है ना, वो ऑटोमेट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से बायर के पास पहुंच रहा है। बायर से जो इनवॉइस है वो ऑटोमेट प्रोसेस के थ्रू यहां पर आ रही है, किसके पास में? वो ऑटोमेट प्रोसेस के थ्रू आ रही है यहां पर, है ना, जो ऑटोमेट प्रोसेस है उसके थ्रू यहां पर आ रही है। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है वो यहां पर काम कर रहा है, इस तरीके से ये सिस्टम यहां पर वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहां पर, इसको देखिए, ये किस चीज को यहां पर डिफाइन करेगा। Which of the following is not a component of the EDI formatting standard guidelines? तो जब हम किसकी EDI की बात करते हैं, है ना, जब हम किसकी EDI की बात करेंगे तो EDI में इनमें से कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EDI क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इनमें से कौन सा इसका कंपोनेंट यहां पर नहीं है?
है ना, इनमें से कौन सा इसके कंपोनेंट में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं हम लोग। यस, तो भाई यहां पर अगर आप देखोगे, इनक्रिप्शन मेथड यूज फॉर सिक्योरिंग द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करना इसका पार्ट नहीं है। आप यहां पर ईडीआई में इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यहां पर आप नहीं कर सकते, ये फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है यहां पर। ठीक है, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिखा यहां पर एसएमएस, तो जब वो फर्दर मैसेज बन के जाएगा यहां पर, तो उसमें इस तरह की जो कोडिंग है वो हो जाएगी यहां पर। ठीक है, इस तरीके से जो कोडिंग है वो यहां पर हो जाएगी, है ना, इस तरीके से कोड बन जाएगा। तो जब सिस्टम में डेटा सेव रहेगा, तो सिस्टम से जब डेटा ट्रेवल करेगा तो इस फॉर्म में ट्रेवल करेगा यहां पर, इसे बोलते हैं इनक्रिप्शन करना। तो यहां पर जो ईडीआई है उसमें इनक्रिप्शन नहीं होता, यानी अगर यहां पर लिखा है ना, मान लेते हैं किसी ने लिखा है यहां पर ऑर्डर, ठीक है, तो वो ऑर्डर ही बन के जाएगा आगे, ऑर्डर की फॉर्म में ही लिखा रहेगा। यहां पर इनवॉइस लिखा है तो इनवॉइस की फॉर्म में ही लिखा हुआ जाएगा, उसका इनक्रिप्शन नहीं होता यहां पर। ये जो फैसिलिटी है वो ईडीआई में नहीं है। चलिए उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी यूज ऑफ कॉर्पोरेट वेबसाइट बाय द बैंक्स। बैंक्स के द्वारा जो कॉर्पोरेट वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है, बैंक जो कॉर्पोरेट वेबसाइट का यूज करते हैं, इनमें से किस पर्पज के लिए उसका यूज नहीं होता, इनमें से कौन से पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो चार ऑप्शन है, पढ़िए ध्यान से, है ना, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आंसर को फाइंड कीजिए, आंसर क्या होगा यहां पर। जो कॉर्पोरेट वेबसाइट है वो किस चीज के लिए नहीं होता, होस्टिंग ए फोरम फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यहां पर। ठीक है, तो जो बैंक की वेबसाइट है उसमें वेबसाइट के थ्रू कंप्लेन की जा सकती है, लेकिन वो एक तरह का फोरम नहीं है यहां पर, है ना। बैंक अपनी वेबसाइट को एक फोरम के तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं करते, एक फोरम के तौर पर उसका यूज नहीं करते हैं। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की कैटेगरी में नहीं आता है यहां पर, तो इसको कट कर देंगे। अदरवाइज अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, बी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, तो ये तीनों यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। कस्टमर की कंप्लेंट्स यहां पर एक्सेप्ट की जा सकती है वेबसाइट के थ्रू, लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं वो या तो ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू 1-to-1 बेसिस पर उनको रिजोल्व करने का जो प्रोसेस है वो किया जाता है यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर फोरम के तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं करते कि वहां पर कोई टिकट नंबर जनरेट हो रहा है, वहीं पर रिजोल्यूशन आ रहा है, वहीं पर उसको रिजोल्व किया जा रहा है, वहीं पर कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसे अगर आप देखोगे आरबीआई का जो कंप्लेन सिस्टम है वो है CMS, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम .rbi.org.in। तो जिस तरीके से आरबीआई का ये सिस्टम है, ये बैंक के पास में, बैंक की वेबसाइट इस लेवल पर काम नहीं करती। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS, व्हाट इज एम्फेसाइज एज ए की एलिमेंट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जो यहां पर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की जाती है उसमें जो की इंफेसिस है वो क्या होता है यहां पर MIS का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा एनालिसिस एल्गोरिदम्स, बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, सी कहता है द स्टोरेज कैपेसिटी फॉर हिस्टोरिकल डेटा, एंड डी कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो डेटा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर हो जाता है। इनमें से कौन सा है। तो अगर आप MIS की बात करेंगे तो MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या जो रिपोर्ट जनरेट होती है, जो रिपोर्टिंग होती है यहां पर किसके पास में, आरबीआई के पास में या टॉप मैनेजमेंट के पास में, तो वहां पर जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसको मैनेजरियल डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। तो दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, है ना, यहां पर क्या होता है, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए यहां पर, हाउ डज, अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो हाउ डज ऑटोमेटेड डेटा फ्लो यानी ADF, है ना, अगर हम किसकी
किसकी बात करें, हाउ डज ऑटोमेटेड डेटा फ्लो यानी एडीएफ इनिशिएटिव बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनहांस द क्वालिटी ऑफ डेटा सबमिटेड बाय द बैंक्स। तो बैंक्स के द्वारा जो भी यहां पर डेटा सबमिट किया जाता है ना, डेटा सबमिटेड बाय द बैंक्स, बैंक्स के द्वारा जो भी यहां पर डेटा सबमिट किया जाता है उसमें एडीएफ ऑटोमेटेड डेटा फ्लो बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनहांस द क्वालिटी। तो आज के टाइम में देखोगे आरबीआई के पास में ऑटोमेटिक जो डेटा है वो पहुंच जाता है, तो उसमें जो क्वालिटी है उसको कैसे एनहांस किया जा रहा है, क्वालिटी को कैसे एनहांस कर रहे हैं यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर बैंक्स दैट सबमिट इनकरेक्ट डेटा। बी कहता है बाय इंश्योरिंग द सबमिशन ऑफ करेक्ट एंड कंसिस्टेंट डेटा फ्रॉम द बैंक्स टू आरबीआई विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशंस। सी कहता है बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू बैंक एम्प्लॉयज ऑन डेटा एंट्री एंड रिपोर्टिंग। डी कहता है बाय मैनेजिंग एनुअल ऑडिट ऑफ द डेटा सबमिटेड बाय द बैंक्स। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक कर देंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर है। बाय इंश्योरिंग द सबमिशन ऑफ करेक्ट एंड कंसिस्टेंट डेटा फ्रॉम द बैंक्स टू आरबीआई विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो आज के टाइम में कोई मैनुअल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक से आरबीआई के पास में ऑटोमेट फॉर्म में जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता रहता है ना। बैंक के सिस्टम में एडीएफ ऑटोमेटेड डेटा फ्लो सिस्टम को एड ऑन कर दिया गया है। अब वहां पर जो करेक्ट जो डेटा है, कंसिस्टेंट जो डेटा है वो आरबीआई के पास बैंक से पहुंचता है ना, बैंक से आरबीआई के पास पहुंचता रहता है यहाँ पर। तो ये एक बड़ा जो बेनिफिट है वो फायदा है हो गया है यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। हाउ डू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी जो डीएसएस है एड बैंक मैनेजमेंट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट डिसीजन मेकिंग। जो भी यहां पर कॉम्पिटिटिव मार्केट डिसीजन मेकिंग है उसमें अगर आप देखोगे जो डीएसएस है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो कैसे यहां पर ऐड करता है मैनेजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है यहां पर बैंक्स को। तो इसमें किसके ऊपर टिक किया जाए, तो यहां पर जो डीएसएस है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड टूल्स दैट टेस्ट व्हाट इफ सिनेरियो टू प्री टेस्ट द पोटेंशियल आउटकम ऑफ द डिफरेंट डिसीजन। अगर यहां पर मैनेजमेंट के द्वारा कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसका यहां पर आउटकम क्या रहेगा, उसका इंपैक्ट क्या रहेगा यहां पर, ठीक है। तो एक व्हाट इफ जो सिनेरियो है वो क्रिएट किया जाता है यहां पर। इस तरह के टूल्स आ गए हैं कि अगर इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा। तो इससे आप मार्केट में और ज्यादा यहां पर कॉम्पिटिटिव हो सकते हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स इज नॉट मेंशन एज ए ग्लोबल ट्रेंड इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में इनमें से कौन सा है जो ग्लोबल ट्रेंड का पार्ट नहीं है। कोई एक ऐसा है जो इसका पार्ट नहीं है, कोई 3 है जो इसका पार्ट होंगे, जो इसमें कंसीडर किए जाएंगे। तो ए बी सी डी में से कौन सा है जिसको आप पिक करोगे यहां पर। और ध्यान दीजिएगा एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर हमेशा फोकस कीजिए, हमेशा ध्यान दीजिए। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी कहां से होगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी आपकी अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है। तो जीआईबी के महापैक 2.0 में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर बहुत फोकस रहता है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। यस, तो यहां पर आंसर हो जाएगा कौन सा, सी के ऊपर टिक करेंगे। डिक्लाइन इन द यूज ऑफ मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। तो डिक्लाइन नहीं है ये, है ना, इट इज नॉट ए डिक्लाइन। ये शब्द गलत यूज किया गया है यहाँ पर, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गई। ये सही है, ये सही है, ये सही है ना। आज के समय में जब चाहे मैं मोबाइल बैंकिंग की बात करूं, इंटरनेट बैंकिंग की बात करता हूं यहाँ पर, है ना, इसके जो यूज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसके जो यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। व्हाट इज वन ऑफ द इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द बैंक्स। अगर हम बैंक्स में किसकी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो कौन सा उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, कौन सा उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा यहां पर। तो यहां पर भी हमारे पास में ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से कौन सा टिक करेंगे।
तो यहां पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए। कॉन्सेप्ट लर्निंग के, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सीखना है, जीआईबी के महापैक 2.0 में रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सुबह भी शाम भी, मॉर्निंग में 8 AM, इवनिंग में 8 PM पर, सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे क्लास आ रही है, डेली अटेंड करो, वहां पर कॉन्सेप्ट सीखिए और यहां पर आकर फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, है ना, काफी बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर इससे क्या होता है, इंक्रीज एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू स्ट्रेटेजिकली एड्रेस कस्टमर नीड्स विद एफिशिएंट एंड कस्टमाइज सर्विसेज। तो यहां पर जो भी सर्विसेज हैं, है ना, जो भी सर्विसेज हैं, तो बैंक यहां पर अपनी एबिलिटी को लगातार इंक्रीज करता जा रहा है यहां पर, सो दैट कस्टमर की नीड्स को एड्रेस कर सके, कस्टमर की नीड को समझ सके और उसके हिसाब से अपनी जो सर्विसेज है उसको कस्टमाइज कर सके, और सर्विसेज एफिशिएंट होने चाहिए कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है, जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स। अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग पीपीबी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम है ना, आईआईएफएस और पीपीबी का एग्जाम बैक टू बैक एग्जाम लगा हुआ है, लगातार प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अच्छा, 8 PM पर हम आपके साथ में डिस्कशन कर रहे थे, किसका, 8 PM पर हम डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर मॉड्यूल डी हमने स्टार्ट किया था, है ना, मॉड्यूल डी की शुरुआत की है। और मॉड्यूल डी में हम एक टॉपिक कवर किए थे जिसका नाम है एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव। यूनिट नंबर 51 है। तो ये जो यूनिट है आप सभी ने की हुई है, ठीक है। आप में से जो मॉर्निंग में 8 AM पर क्लास अटेंड कर रहे हैं या इवनिंग में 8 PM पर अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये यूनिट आप सभी ने कवर की हुई है। ओके, तो इसी के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मॉड्यूल डी की। एंड जो पेड क्लासेस हैं पीपीबी की, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं किस टाइम पर, मॉर्निंग में 8 AM पर क्लास आ रही है और इवनिंग में 8 PM पर। तो 8 AM और 8 PM पर दोनों समय पर, दोनों टाइम पर आपको पीपीबी की पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्लासेस आपको मिलेंगी जीआईबी के महापैक 2.0 में। अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है तो मॉर्निंग में 8 AM और इवनिंग में 8 PM दोनों टाइम पर ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग व्हाई इज एथिकल कंडक्ट पर्टिकुलरली क्रूशियल, है ना। जो यहाँ पर एथिकल कंडक्ट है, एथिकल चीजें हैं, वो बैंक के लिए इंपोर्टेंट क्यों है, बैंक के लिए जरूरी क्यों है। यहाँ पर अगर हम बैंक को ध्यान में रखते हुए हैं, अगर बैंक को ध्यान में रखते हुए बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बिकॉज इट इंश्योर हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर। यहाँ पर हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्केट शेयर है, उसकी वजह से यहाँ पर ये जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बी कहता है, ऑप्शन नंबर बी को देखोगे, बिकॉज द बैंकिंग सेक्टर ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। वहीं पर अगर सी को देखेंगे, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस इंपैक्टिंग द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी। सी कहता है बिकॉज इट सोनली फोकसेस ऑन पर्सनल गेन एंड इंडिविजुअल सक्सेस। यहाँ पर इनमें से किसके ऊपर टिक करें। तो जब भी यहां पर एथिकल कंडक्ट की आएगी, बात आएगी कि बैंक के लिए जरूरी क्यों है, बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पर क्योंकि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है बैंक का वो है ट्रस्टवर्दीनेस। बैंक में जो ट्रस्ट है वो सबसे क्रूशियल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पब्लिक अपना जो पैसा है, पब्लिक अपना जो पैसा बैंक के पास में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी या अदर किसी फॉर्म में अगर बैंक के पास में डिपॉजिट कर रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ट्रस्टवर्दीनेस। और ट्रस्टवर्दीनेस, जो ट्रस्ट है वो कहां से आता है, वो एथिकल चीजों से आता है।
और जो बैंकिंग सेक्टर है वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई इम्पैक्ट आता है तो पूरी कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, पूरी कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो उसका यहां पर ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एथिक्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर नेचर ऑफ एथिक्स को डिस्क्राइब करेगी। 4 ऑप्शन है इसमें भी हमारे पास में, चारों को पढ़िए और देखिए इनमें से कौन सा है जो यहां पर नेचर ऑफ एथिक्स को डिस्क्राइब करता है, नेचर ऑफ एथिक्स के बारे में बताएगा। तो एथिक्स इज ए पर्सपेक्टिव डिसिप्लिन दैट डील विद व्हाट इज करंटली प्रैक्टिस इन सोसाइटी। बी कहता है एथिक्स इज ए प्रिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन दैट डील विद व्हाट मस्ट बी और आउट टू बी डन बेस्ड ऑन मोरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। सी कहता है एथिक्स इज ए सेट ऑफ फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस दैट चेंज दी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। और डी कहता है एथिक्स सोनली फोकसेस ऑन लीगल स्टैंडर्ड्स एंड डिसरिगार्ड मोरल वैल्यूज। यहां पर इनमें से किसके ऊपर टिक करें। तो अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स यहां पर क्या है, इट इज ए पर्सपेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, जो डील करता है यहां पर कि क्या सही है क्या गलत है, बेस्ड ऑन दी मोरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। तो यहां पर एथिक्स में जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, एथिक्स में जो सबसे ज्यादा यहां पर डील किया जाता है वो मोरल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, मोरल सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पर। एथिक्स जो डील करे, जो एथिक्स यहां पर रोल प्ले करेगा, जो डील करेगा वो किसके साथ में, मोरल वैल्यूज के ऊपर, मोरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, यानी नैतिकता होनी चाहिए यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स एज अपोज्ड टू ए कॉमन मिथ। है ना, अगर हम कॉमन मिथ की बात करते हैं यहां पर, वो कौन सी है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स एज ए अपोज्ड टू ए कॉमन मिथ। ऑप्शन नंबर ए कहता है बिजनेस एथिक्स फंडामेंटली चेंजेस पीपल बिहेवियर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल। बी कहता है एथिकल जो डिलीमास हैं इन बिजनेस आर रेयर सो एम्प्लॉयज डू नॉट रिक्वायर एथिक्स ट्रेनिंग। गलत है ये बात। सी कहता है बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व मैनेजिंग वैल्यूज एंड रिवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। और बिजनेस एथिक्स इज ए टेम्पररी ट्रेंड विद नो रियल इंपैक्ट ऑन दी डेली ऑपरेशंस ऑन दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर सी। जो बिजनेस एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व मैनेजिंग वैल्यूज। जो बिजनेस एथिक्स है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, वैल्यूज को मैनेज करने में, एंड इसके साथ साथ रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। जो यहां पर इंडिविजुअल एथिक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स है, इंडिविजुअल के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजोल्व करने में यहां पर ये एथिक्स जो है यहां पर हेल्प करता है। और इसके साथ साथ जो बिजनेस एथिक्स हैं उसमें वैल्यूज को मैनेज करने की बात आती है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी पर्सन की क्या यहां पर वैल्यू है। ठीक है, जो उसकी यहां पर वैल्यू होगी उसी से उसकी एथिकल जो चीजें हैं वो निकल कर आएगी। जिस पर्सन की जैसी वैल्यू होती है वो एथिकली वैसा ही बिहेव करता है, वो वैसे ही यहां पर डील करता है। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे, सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर एक जो है वो CSR आता है ना, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बिजनेस एथिक्स, इन दोनों को आप अलग कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा यहां पर। तो अगर भाई यहां पर आप देखोगे जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो CSR के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो कंपनी है, उसको ये बोला जाता है कि जो भी आपका यहां पर नेट प्रॉफिट है ना, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट का आप
यहाँ पर 2%, 2% यहाँ पर सोसाइटी की भलाई के लिए उसका यूज कीजिए। उस पैसे का जो इस्तेमाल है आप क्या कीजिए, उस पैसे का आप यहाँ पर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के भले के लिए उस पैसे का यूज कीजिए, उस पैसे का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी को जो प्रॉफिट होता है अपना वो 2% कहाँ खर्च कर किया उसने, तो टाटा कंपनी ने अपना 2% प्रॉफिट का खर्च किया जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, खास करके विलेज एरियाज में, वहां पर बच्चों को पीने के लिए साफ पानी मिल सके, इसके लिए टाटा कंपनी ने उन स्कूल्स में यहाँ पर आरओ लगवाए हैं, सो दैट बच्चों को पीने का साफ पानी मिल सके। तो ये काम टाटा कंपनी ने जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएसआर के तहत अपने प्रॉफिट का 2% यूज किया है। और यहां पर सीएसआर के लिए कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें यहां पर कंपनीज को बोला गया है कि आप सीएसआर का यूज करना है, आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शन आई थिंक आप सभी ने पढ़ लिए होंगे, चारों के चारों जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। तो आप मेरे साथ में जो आंसर है अपना शेयर कीजिए कि इसमें हमें जो आंसर है वो कहां पर टिक करना है ना। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सीएसआर इज एन एस्पेक्ट ड्रिवन बिजनेस एथिक्स दैट इज फोकसिंग ऑन द कंपनीज इंपैक्ट ऑफ द सोसाइटी। देखो सीएसआर क्या बोलता है, सीएसआर ये बोलता है कि सीएसआर क्यों इंप्लीमेंट किया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों क्या है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि कोई भी जो कंपनी है, किसी कंपनी का जन्म सोसाइटी में होता है ना। कोई भी कंपनी सोसाइटी में बनती है, यहाँ पर वो वहीं पर ग्रो करती है ना, वहीं पर छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी बन जाती है, कंपनी एक्सपेंड हो जाती है। तो ऐसे केस में कंपनी का दायित्व बनता है, कंपनी की लायबिलिटी है एक तरीके से कि वो यहाँ पर, है ना, सोसाइटी ने इस कंपनी को बनाया है तो वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, यहाँ पर रिटर्न में सोसाइटी को दे यहाँ पर। तो वही है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तो आंसर कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इंडस्ट्री, डिग्निटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए, इनमें से कौन सा है जो हमारे आंसर को जस्टिफाई करेगा, जो हमारे आंसर को सही ठहराएगा। तो कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं, है ना, जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं इसमें। तो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स जो प्राइमरी कंसर्न विद प्रोवाइडिंग लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इंडस्ट्री, तो डिग्निटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी। तो वो है यहाँ पर फेयरनेस। तो हमें अपने क्लाइंट के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करना है, हमें अपने सभी कस्टमर को इक्वली ट्रीट करना है। यहाँ पर फेयरनेस क्या कहता है कि हमें यहाँ पर अपने कस्टमर को सभी को इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो लो इनकम ग्रुप से हो, मिडिल इनकम ग्रुप से हो, हाई इनकम ग्रुप से हो, सारे कस्टमर हमारे लिए एक समान है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स है दैट इज फेयरनेस। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, और इसके आगे के जो पॉइंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज आप सभी को 8 PM पर जो क्लास प्रोवाइड की जाएंगी उसमें यहां से आगे के पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आगे के पॉइंट बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बाय इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज रिसीव इक्वल पे रिगार्ड्स ऑफ देयर रोल्स। बी कहता है बाय प्रमोटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस सच एज प्राइस फिक्सिंग टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। बी कहता है बाय बिल्डिंग ए फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विद एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स थ्रू ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिसेस। डी कहता है बाय फोकसिंग सोनली ऑन प्रॉफिट मेकिंग रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स एम्प्लॉयड। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की बात कर रहे हैं,
तो बिजनेस के सक्सेस में कैसे यहां पर हेल्प करता है। तो भाई ये ध्यान रखना है, जब हम जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में ईमानदार रहता है, ठीक है, ऑनेस्टी होती है, तो उससे यहां पर चाहे एम्प्लॉयज हो, कस्टमर हो, अधिक अदर स्टेक होल्डर्स हो, उसके बीच में जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है यहां पर। क्योंकि जब आप किसी के प्रति ईमानदार रहेंगे ना, जब किसी के प्रति आप ईमानदार रहेंगे, तो वो आपके ऊपर विश्वास करेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा यहां पर, कि भाई ये बहुत ईमानदार व्यक्ति, बहुत ऑनेस्ट है ये, ठीक है, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। जैसे टाटा कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट लेकर आ रही है, तो आपको विश्वास है, ट्रस्ट है कि भाई टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है, तो मतलब क्वालिटी तो होगी। प्रोडक्ट महंगा जरूर होगा, लेकिन क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, आपका इस बात को लेकर ट्रस्ट है। तो उसी की बात है यहां पर। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी है, बाय बिल्डिंग ए फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विद एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर थ्रू ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिसेस। यहां पर चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ ट्रस्टशिप एज एक्सप्लेन बाय महात्मा गांधी जी, हाउ शुड कैपिटलिस्ट व्यू देयर वेल्थ। जो कैपिटलिस्ट हैं वो अपनी वेल्थ को कैसे देखते हैं यहां पर, है ना। जो ट्रस्टशिप, जो फिलोसफी ऑफ ट्रस्टशिप है, वो किस चीज को डिफाइन करती है। तो फिलोसफी ऑफ ट्रस्टशिप ये बताती है यहां पर, है ना, जो फिलोसफी ऑफ ट्रस्टशिप है वो ये डिफाइन करती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, वहां पर अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अकेला मैनेजमेंट उसको रन नहीं कर सकता, और अकेले अकेले जो स्टाफ है वो इसको रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों पिलर हैं, दोनों मिलके काम करेंगे तभी वो कंपनी रन करेंगी, तभी वो कोई फ्रूटफुल या कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा बना पाएंगे यहां पर, ठीक है। ये ट्रस्टशिप है कि भाई जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, लेबर है, वो मैनेजमेंट के लिए काम करती है, और जो मैनेजमेंट है वो यहां पर स्टाफ या लेबर के लिए काम करता है। तो जब दोनों मिलके काम करते हैं, तो तब यहां पर कुछ अच्छा बना पाते हैं। तो ये है फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टशिप। तो एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस ऑफ वर्कर्स एंड सोसाइटी टू बी मैनेज एज ए ट्रस्टी। तो यहां पर जो हार्ड वर्क है और सेक्रीफाइस है किसका, वर्कर्स का एंड सोसाइटी का, उससे यहां पर कोई कंपनी बनती है, कोई कंपनी बढ़ती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती है यहां पर, है ना, और वो एज ए ट्रस्टी के तौर पर रोल प्ले करती है। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि वो लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, स्टाफ के लिए काम करें, और वहीं पर वर्कर्स की सोसाइटी है, स्टाफ की सोसाइटी होती है, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी के लिए काम करें। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर, है ना, इंडिया में अगर देखोगे जो प्राइमरी पर्पस क्या है यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, है ना, जब इंडिया के अंदर किसकी बात करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिसेस हैं इंडिया के अंदर, वो क्या रोल प्ले करती हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सोली फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू विदाउट रिगार्ड टू अदर स्टेक होल्डर्स। बी कहता है इंश्योर दी क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर दी ऑल स्टेक होल्डर्स थ्रू एथिकल लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। सी कहता है टू अलाउ डायरेक्टर्स of a firm to operate without any oversight or control mechanism. D कहता है to prioritize interest of country's executive over those of other stakeholders. तो भाई जब हम किसकी बात करेंगे, प्राइमरी पर्पस की बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, है ना, बिजनेस एथिक्स में, तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें यहां पर किसी भी बिजनेस फर्म को क्या बोला गया है, जो भी इंडिया के अंदर काम कर रही है, कि भाई आप इंश्योर करें यहां पर टू एंश्योर द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर द ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, चाहे वो इंटरनल स्टाफ की बात करते हैं, एक्सटर्नल, चाहे वो यहां पर कोई क्लाइंट हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे वो यहां पर इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो, है ना, टैक्स अथॉरिटीज हो, कोई भी हो, यहां पर जितने भी सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए आप यहां पर काम करें, और एथिकल लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप देखते ही होंगे
अगर आप शेयर मार्केट थोड़ा बहुत देखते होंगे या शेयर्स में ट्रेड करते होंगे या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो आपको कई बार बोला जाता होगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के मैनेजमेंट को जरूर चेक कर लीजिए, उस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कैसा है। अगर उस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट अच्छा है, जो खराब कंपनी है वो भी अच्छा काम करेगी कि टॉप मैनेजमेंट बढ़िया है। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो यहां पर ये टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में आता है। तो टॉप मैनेजमेंट को प्रायोरिटी में रखना है कि जितने सारे स्टेक होल्डर हैं उनके लिए हमें अच्छा करना है यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एथिकल लीडर्स ड्यूरिंग ए क्राइसिस सिचुएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पर जो एथिकल लीडर्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। अगर कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन अराइज होती है, कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, तो ऐसे केस में जो एथिकल लीडर्स हैं वो क्या रोल प्ले करेंगे, उनका रोल क्या रहने वाला है। तो भाई यहां पर जो एथिकल लीडर्स हैं, ठीक है, वो बाहर निकल कर आए, सामने निकल कर आए, यहां पर बताएं क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या क्यों क्राइसिस वाली सिचुएशन आई, और उस क्राइसिस वाली सिचुएशन से हम कैसे अपने आप को बाहर निकालेंगे, उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे यहां पर, है ना। इन चीजों को भी डिफाइन करते हैं, इन चीजों को बताते हैं यहां पर। तो चार में से कौन सा ऑप्शन है जो हमारे, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना, इट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो भाई यहां पर रिकॉग्नाइज द क्राइसिस, है ना, जो क्राइसिस है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, बताएंगे क्या क्यों हुई है क्राइसिस वाली सिचुएशन, वार्न अदर्स एंड इनिशिएट क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। यहां पर जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में जब नीरव मोदी वाला केस हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक में क्राइसिस वाली सिचुएशन आई थी, हो गई थी। तो उस टाइम पर आपने देखा था जो टॉप मैनेजमेंट है वो मीडिया के सामने निकल कर आया था। टॉप मैनेजमेंट ने मीडिया को, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, ठीक है, सो दैट जितने भी सारे स्टेक होल्डर हैं वो, है ना, मार्केट में रूमर्स ना फैले यहां पर। तो टॉप मैनेजमेंट बाहर निकल कर आया, उसने सारी, है ना, जो चीजें हैं, जो भी हुआ है वो सभी स्टेक होल्डर को बताया मीडिया के थ्रू। और उसके बाद में कि इस क्राइसिस वाली सिचुएशन से पंजाब नेशनल बैंक कैसे मीटअप कर रहा है, कैसे यहां पर बाहर निकलेगा, ठीक है, वो सारी बातें बताई। और तब जाकर पब्लिक का, लोगों का, स्टेक होल्डर का जो ट्रस्ट है वो पीएनबी में बना रहा, और आज के टाइम में जो पीएनबी है वो आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर जो एथिकल लीडर्स हैं उनका ये रोल रहता है, एथिकल लीडर्स को इसके ऊपर फोकस करने की रिक्वायरमेंट आती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और ये पोस्ट क्राइसिस स्टेज, जो क्राइसिस वाली स्टेज है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो 8 PM पर आज आपको क्लास मिलने वाली है, वहां पर ये सारे स्टेप्स मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, सारे स्टेप्स हम लोग बात करेंगे। In the context of organization response to a crisis, what is a crucial step during the post crisis stage? जब यहां पर पोस्ट क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, इस स्टेज में यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए क्राइसिस को लेकर, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्रूशियल स्टेप क्या है, यहां पर किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो रीबिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड रीगेनिंग द स्टेक होल्डर ट्रस्ट, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है उसको दोबारा से रीबिल्ड करें, दोबारा से स्टेक होल्डर का जो ट्रस्ट है उसको गेन करें यहां पर, है ना। और ये किससे हो सकता है, अगर यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, वो इफेक्टिव है यहां पर, अगर वो उसके ऊपर जी जान से काम करते हैं, यहां पर सभी स्टेक होल्डर के लिए, भलाई के लिए काम करते हैं, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है मेरे साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है। तो भाई हम लोग आपके लिए डिस्कशन कर रहे हैं एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव के बारे में, और ये है पीपीबी का मॉड्यूल डी, है ना। अगर मैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की बात करूं, तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं
वो हमारा यहां पर मॉड्यूल डी में डिस्कशन चल रहा है। तो दिस इज यूनिट नंबर 51 एंड पार्ट 2। यूनिट नंबर 51 में हम यहां पर जो पार्ट 2 है उसमें डिस्कशन आपके लिए कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। एंड सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ओके, इस सब्जेक्ट में टोटल 55 यूनिट्स हैं, टोटल 55 यूनिट्स हैं, और वो यूनिट सारी की सारी आप तक पहुंच रही है यहाँ पर। इनकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जा रही है। चलिए सिलसिला स्टार्ट करते हैं। एंड कैसे क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं, तो इसका मैं पार्ट 1 यस्टरडे कंप्लीट कर चुका हूं, और अगर आप इसका पार्ट 2 कवर करना चाहते हैं तो आज की क्लास में पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 की क्लास अवेलेबल है ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देख लीजिएगा। एंड इसके साथ साथ डेली बेसिस पर हम पीपीबी की पेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर मेन फोकस रहता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर। और ये क्लासेस चल रही हैं मॉर्निंग में 8 AM पर और इवनिंग में 8 PM पर। तो आप में से जो भी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है मॉर्निंग में 8 AM पर और इवनिंग में 8 PM पर, तो आज ही अपना एनरोलमेंट कर लीजिएगा जीआईबी के महापैक 2.0 में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जीआईबी के महापैक 2.0 में मॉर्निंग में और इवनिंग में ये क्लासेस हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिए यहाँ पर, है ना। इसमें हमें कहां पर टिक करना है, कौन सा है जो हमारे आंसर को जस्टिफाई करेगा, कौन सा है जो हमारे आंसर को सही बताएगा। इसको ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलिए यहां पर। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली 100% जो आंसर है वो यहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन रिलेशन टू बिजनेस सक्सेस, है ना। अगर हम बिजनेस एथिक्स की रिलेशन को देखें बिजनेस सक्सेस के साथ में, तो कौन सा है जो यहाँ पर बेस्ट तरीके से उसको डिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो बिजनेस एथिक्स है इट इज एन ऑक्सीमोरोन बिकॉज एथिकल प्रैक्टिसेस ऑलवेज हायर बिजनेस सक्सेस। बी कहता है कि बिजनेस एथिक्स इज irrelevant as long as business is profitable and successful। सी कहता है कि जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं may be costly in short term but provide a significant competitive advantage in a long term run। डी कहता है ethical practices are necessarily for a business to survive and thrive in a competitive market। यहां पर इनमें से कौन सा है, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर। जो एथिकल प्रैक्टिसेस है यहां पर, अगर हम किसकी बात करें, एथिकल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो एथिकल प्रैक्टिसेस मे बी कॉस्टली इन शॉर्ट टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म में कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि एथिकल प्रैक्टिसेस को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उसकी अपनी कॉस्ट होती है ना। रूल रेगुलेशंस एथिक्स, है ना, इनको फॉलो करते हैं ना, तो इसकी अपनी कॉस्ट आती है, ठीक है। लेकिन लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में यहां पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। जैसे आपने टाटा देखा होगा, टाटा के जितने प्रोडक्ट हैं महंगे होते हैं, ठीक है। टाटा के जो प्रोडक्ट देखोगे, टाटा के प्रोडक्ट क्या होते हैं, महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर किसकी क्वालिटी की बात की जाए, तो क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो प्रोडक्ट आपको महंगा जरूर मिल रहा है लेकिन क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ट्रस्ट है वहां पर। टाटा एथिक्स को फॉलो करता है यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहां पर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, अगर मैं बैंकिंग को ध्यान में रखूं, व्हाई इज एथिक्स कंसीडर क्रूशियल, है ना। अगर बैंकिंग को हम ध्यान में रखें, एथिक्स को यहां पर क्रूशियल, जरूरी क्यों माना जाता है,
बैंकिंग सेक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर एथिक्स? तो यहां पर अगर आप देखोगे इन चार में से कौन से ऑप्शन के ऊपर हम लोग टिक करें, है ना? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए कि भाई जो अगर बैंकिंग सेक्टर में एथिक्स को क्यों इंपॉर्टेंट माना गया है, तो वहां पर सबसे पहली जो है, सबसे जो फर्स्ट डिमांड है वो है ट्रस्ट, विश्वास। पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है वो विश्वास के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर रन करता है। यहां पर पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर, है ना, किसके ऊपर? ट्रस्ट, विश्वास के ऊपर रन करता है। क्योंकि पब्लिक जो भी पैसा बैंक में जमा करती है उसमें यहां पर पब्लिक को ट्रस्ट होता है कि बैंक हमारा पैसा लेकर कहीं गायब नहीं होगा, और बैंक के ऊपर रेगुलेटर बैठा हुआ है यहां पर। तो ऐसे केस में बिकॉज एथिकल प्रैक्टिसेस हेल्प इन डीलिंग विद मोरल डिलीमास, अगर यहां पर डिलीमा वाली सिचुएशन आती है तो ऐसे केस में, और इसके साथ साथ बैंक की रेपुटेशन को सेफगार्ड करने के लिए, रिस्क को अवॉइड करने के लिए यहां पर, है ना, विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक का विश्वास, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो यहां पर बैंक में बना रहे, मेंटेन रहे यहां पर, एंड जो बैंकिंग सिस्टम है वो यहां पर उसमें स्टेबिलिटी हो, बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहे यहां पर, है ना। ऐसा ना हो कि बैंकों में या तो बहुत सारा पैसा आ रहा है या बहुत सारा पैसा निकल कर चला जा रहा है यहां पर, है ना। फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग, इनमें से कौन सा है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग में कंसीडर नहीं करते, जो प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग का पार्ट नहीं है। इसमें ट्रस्ट इसका पार्ट नहीं है, इंटीग्रिटी इसका पार्ट नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका पार्ट नहीं है, या ट्रांसपेरेंसी इसका पार्ट नहीं है। इनमें से कौन सा है किसके ऊपर क्लिक किया जाए? तो जब भी हम एथिकल बैंकिंग में प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका पार्ट नहीं है यहां पर, ये मैंने आपको क्लास में बताया था यहां पर, ठीक है। तो इसमें ट्रस्ट आएगा, इंटीग्रिटी आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, रिलायबिलिटी आएगा, है ना। जो 4th नंबर का था वो कौन सा था? रिलायबिलिटी। 4थे नंबर का मैंने आपको रिलायबिलिटी बताया था यहां पर, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द पार्ट। तो क्वेश्चन आपसे नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहां पर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स व्हाट इज एन एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन क्या होती है यहां पर, या एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन कब अराइज होती है यहां पर? तो जब भी हम किसकी बात करें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, है ना। एथिकल डिलेमा क्या है? तो एथिकल डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर दो सही चीजें आपके सामने रखी हुई हैं, है ना। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है यहां पर, है ना। अब इन दोनों में से मैं कौन सा चूज करूं यहां पर, इन दोनों में से मैं कौन सा ऑप्ट करूं, ठीक है। तो अगर ऐसी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसे बोलते हैं यहां पर एथिकल डिलेमा, है ना, यानी एक तरह की कंफ्यूजन वाली सिचुएशन। तो अगर किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने एथिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो वो इस सिचुएशन से यहां पर बाहर निकल जाएगा, है ना। वो इन दोनों में से जो भी बेस्ट होगा उसको चूज कर लेगा। तो एथिकल डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल मस्ट चूजन बिटवीन एक्शंस दे मे बी इवेल्युएटेड एज जस्ट और अनजस्ट, ऑफन ड्यू टू कंफ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल वैल्यूज। यहां पर तो जब भी पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल वैल्यूज के बीच में कंफ्लिक्ट होगा तो उस टाइम पर किसी एक चीज को चूज करना होता है यहां पर, और उसे यहां पर, है ना, ऐसे जो कंफ्यूजन है उसे एथिकल डिलेमा कहते हैं यहां पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, ठीक है, एथिकल डिलेमा का। जैसे एक, है ना, एक रूरल एरियाज में एक ब्रांच है ना, रूरल एरियाज में एक ब्रांच है वहां पर, एंड और वो जो गांव है, वो जो, है ना, वो जो विलेज है वो एक रिवर के किनारे पर है, ठीक है। एक रिवर के बैंक पर बसा हुआ है पूरा का पूरा विलेज, और पूरा का पूरा विलेज उस रिवर का जो पानी है ना, उसको पीने के लिए यूज करता है, अपने जो मवेशी हैं उनके लिए इस्तेमाल करता है, यहाँ पर सिंचाई के लिए वो सारा पानी यूज होता है ना, उस नदी का पानी, ठीक है। अब वहीं पर बैंक ब्रांच भी है। अब वहीं उस गांव, उस विलेज के पास में एक केमिकल फैक्ट्री सेटअप होनी है वहां पर,
एक केमिकल फैक्ट्री को सेटअप किया जा रहा है और उस फैक्ट्री का जो सारा वेस्टेज है वो यहाँ पर उस रिवर में जाएगा और जिसकी वजह से वो रिवर पॉल्यूटेड हो जाएगी यहाँ पर। अब उस फैक्ट्री ने बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उस फैक्ट्री ने बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई, उसी जो उस विलेज में ब्रांच है उसके पास लोन के लिए अप्लाई किया। अब यहां पर जो ब्रांच मैनेजर है वो कंफ्यूज है ना, इनकी लोन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, इनकी लोन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, क्या करना चाहिए, है ना। उनके जो पर्सनल एथिक्स है वो बोल रहे हैं रिजेक्ट कर देनी चाहिए कि भाई अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर लगेगी, है ना, सारा केमिकल नदी में जाएगा, यहाँ गांव के लोग सारे बीमार हो जाएंगे, है ना, सबको, है ना, तरह तरह की कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी, यहाँ के जो पशु हैं, जानवर हैं, मवेशी हैं, वो सब बीमार हो जाएंगे, है ना, खेती बाती चौपट हो जाएगी, पूरा, है ना, विलेज ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर। उनके पर्सनल एथिक्स ये बोल रहे हैं कि रिजेक्ट कर दो यहाँ पर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल जो एथिक्स है वो ये बोल रहे हैं कि भाई, है ना, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ, हमारे बैंक के पास बिजनेस आ रहा है, तो हमें जो लोन एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है तो वो भी सही है, अगर वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है वो भी बात सही है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आ गई कि भाई इनमें से कौन सी सिचुएशन को चूज करें, है ना, किसको चूज करना चाहिए, उस फैक्ट्री की लोन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं यहाँ पर। तो दिस इज दी एथिकल डिलेमा, इसको क्या बोलेंगे, ये एक एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन होती है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग emphasize the importance of keeping customer clearly updated about their rights, obligations and all the aspect of the product and services offered to them। इनमें से प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट है, इंटीग्रिटी है, न्यूट्रलिटी है या ट्रांसपेरेंसी है, कौन सा प्रिंसिपल इस चीज को फॉलो करता है यहाँ पर। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग, एथिकल बैंकिंग का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो एम्फेसाइज करता है इंपोर्टेंस ऑफ कीपिंग कस्टमर क्लियरली अपडेटेड, हमें अपने कस्टमर को अपडेटेड रखना है यहाँ पर, है ना, उसके राइट्स के बारे में, उसके अधिकार के बारे में, उसकी ऑब्लिगेशंस के बारे में। कोई भी अगर नया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आता है यहाँ पर, है ना, जो नया प्रोडक्ट या सर्विसेज आ रहा है उसके बारे में कस्टमर को बताएं, कस्टमर को ऑफर करें यहाँ पर। तो इट इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी या ट्रांसपेरेंसी। तो इट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, है ना, ये किसमें, ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का पार्ट होगा, दिस इज कवर्ड अंडर द ट्रांसपेरेंसी। तो यहां पर हमें अपने कस्टमर के प्रति क्या है, ट्रांसपेरेंट रहना है, अपने कस्टमर से कुछ भी छुपाना नहीं है। कस्टमर से अगर कोई चार्जेस लिए गए हैं, कोई चार्जेस कस्टमर के अकाउंट में अप्लाई किए गए हैं, तो ऐसे केस में कस्टमर को उसके बारे में बताना है, इन्फॉर्म करना है, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे एसएमएस के थ्रू या कॉल के थ्रू यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द बैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल, इनमें से कौन सी यहां पर प्रोफेशनल की ड्यूटी नहीं है। तो इनमें से कोई 3 ऐसे ऑप्शंस है जो प्रोफेशनल के ड्यूटी में आएंगे, बट इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इसका पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंगेजिंग इन कंडक्ट दैट माइट अफेक्ट रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी। बी कहता है टेकिंग रीजनेबल केयर एंड जजमेंट इन मेंटेनिंग इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। सी कहता है नॉट मेकिंग एनी मिसरिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। डी कहता है कंप्लाइंग विद द लॉ इवन इन द इवेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो अगर हम यहां पर किसकी बात करते हैं, प्रोफेशनल, है ना, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं बैंकिंग में, तो यहां पर इंगेजिंग इन कंडक्ट दैट माइट अफेक्ट द रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी। तो यहां पर हमें बैंक ऐसे किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज नहीं करना है, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है ना, हमें ऐसी कोई भी बातें नहीं करनी है जिसकी वजह से बैंक की रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी के ऊपर यहां पर असर पड़े, जिसकी वजह से बैंक की यहां पर रेपुटेशन और इंटीग्रिटी यहां पर खराब हो, है ना। इसके ऐसी किसी भी चीजों में अपने आप को एंगेज नहीं करना है यहाँ पर, ये प्रोफेशनल चीजें बताती हैं यहाँ पर। टेकिंग रीजनेबल केयर एंड जजमेंट इन दी मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल सही है। नॉट मेकिंग एनी मिसरिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कस्टमर को गलत नहीं बताना है यहाँ पर, है ना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में कंप्लाई विद दी लॉ इवन द इवेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन भी आती है तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर लॉ के साथ चलना है, जो लॉ कहता है उसके साथ में हमें आगे बढ़ना है,
दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी सी डी करेक्ट हो जाएंगे, ए यहां पर रॉन्ग होगा। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। विच ऑफ द फॉलोइंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जो यहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है और उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस का कंट्रीब्यूशन क्या है यहां पर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई थी जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कंडक्ट हुई थी यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है यहां पर मॉर्गेज ब्रोकर्स फोकसिंग सोनली ऑन दी क्वालिटी ऑफ बोरोवर्स रेदर देन बिजनेस एक्विजिशन। बी कहता है बैंक्स बीइंग कॉशियस एंड कंजर्वेटिव इन देयर मॉर्गेज लैंडिंग प्रैक्टिसेस। सी कहता है रेटिंग एजेंसीज प्रोवाइडिंग अनबियास्ड एंड एक्यूरेट रेटिंग फॉर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। डी कहता है मॉर्गेज ब्रोकर्स टारगेटिंग सब प्राइम जो बोरोवर्स हैं विदाउट कंसीडरिंग द क्वालिटी ऑफ द बोरोवर। इनमें से किसके ऊपर टिक करें। जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस यहां पर कंडक्ट की गई थी, है ना, जो अगर आप देखोगे 2008 में जो है ना क्राइसिस आई थी यहां पर अमेरिका में, ठीक है, 2008 में जो क्राइसिस आई थी उसके पीछे बड़ा रीजन यही था कि यहां पर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ऐसे कस्टमर को भी लोन प्रोवाइड किया जिनके पास में रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास में भुगतान करने की पावर नहीं है, उनको भी यहां पर लेंडिंग की गई। तो मॉर्गेज ब्रोकर टारगेटिंग सब प्राइम बोरोवर विदाउट कंसीडरिंग द क्वालिटी ऑफ द बोरोवर। ठीक है, बोरोवर की क्वालिटी को ध्यान में ना रखते हुए अगर लेंडिंग की जाती है, लोन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में जाके, है ना, यहां पर एक बबल बनेगा और फिर वो बबल बस्ट होगा ही होगा यहां पर। इसमें हम किसके ऊपर, डी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हाट इवेंट ट्रिगर्ड द क्राइसिस एट सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, सत्यम कंप्यूटर वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक है। तो अगर मैं सत्यम कंप्यूटर की बात करूं, व्हाट इवेंट ट्रिगर्ड द क्राइसिस एट सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड। जो सत्यम कंप्यूटर वाला जो क्राइसिस वाली सिचुएशन ट्रिगर हुई थी वो किस वजह से थी यहां पर। कंपनीज अनाउंसमेंट ऑफ एक्वायरिंग ए सिग्निफिकेंट स्टेक इन दी माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड माइतास प्रॉपर्टीज लिमिटेड। बी द कंपनी रिसीविंग हाईएस्ट रैंकिंग इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सर्वे ऑफ 2005 फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड सी द कंपनीज डिसीजन टू फोकस सोनली ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। डी कहता है कंपनीज सक्सेसफुल लिस्टिंग ऑन द नेस्डेक इन द 1996। तो यहां पर जो सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड में जो क्राइसिस आई थी यहां पर, तो वो एक तो अकाउंट के साथ में हेराफेरी की गई थी, है ना। जो भी यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, अकाउंट्स हैं, उसमें जो डेटा है वो गलत तरीके से दिखाया गया था, एक तो वो था। और उसके बाद में जो कंपनी है, कंपनी यहां पर अनाउंसमेंट कर रही थी, है ना, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया यहां पर कि डिफरेंट टाइप के जो बिजनेस हैं, है ना, उसका जो कोर बिजनेस है उससे हटकर दूसरे बिजनेस यहां पर करने उसने शुरू कर दिया यहां पर, है ना। माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, माइतास प्रॉपर्टीज लिमिटेड, है ना। यानी जो कंपनी एक आईटी कंपनी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, वो एंटर कर रही है कहां पर, है ना, कॉर्पोरेट, है ना, जो यहां पर प्रॉपर्टीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल स्टेट में एंटर कर रही है यहां पर। और उसने उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी भी थी। ओके, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, ए के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग। ये तो अभी हमने बात की यहां पर, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा यहां पर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए यहां पर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनल इन द बैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय द प्रोफेशनल्स। तो बहुत सारे खास करके बैंकिंग प्रोफेशनल्स भी, बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन फेस करते हैं। एथिकल डिलेमा मैंने अभी बात बताया, यहाँ पर एथिकल डिलेमा एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है ना, जहां पर दो सही चीजें हमारे सामने रखी हुई हैं और उनमें से हमें किसी एक को चूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जब बैंकिंग प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं यहाँ पर, तो भाई एथिकल डिलेमा कैन अराइज ड्यू टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कैन एंड कन्फ्लिक्ट विद यहाँ पर सोशल वैल्यूज यहाँ पर, है ना। अगर उसमें कोई यहाँ पर सिचुएशन अराइज होती है, कोई सिचुएशन देखने को मिलती है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इन सत्यम स्कैंडल, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा यहाँ पर। अगर मैं किसकी बात करूं, जो सत्यम स्कैंडल हुआ था यहाँ पर,
इन सत्यम स्कैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वाज नॉट टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द रिस्पॉन्स ऑफ मिस्टर, है ना, बी रामलिंगन राजूज कन्फेशन। यहां पर मिस्टर बी रामलिंगन राजू ने कन्फेशन दिया था यहां पर कि हाँ वो इसमें, ठीक है, वो इन चीजों में यहां पर इन्वॉल्व था। जो सत्यम स्कैंडल जब सामने निकल कर आया तो कौन सा एक्शन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिया यहां पर? अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, अरेस्ट ऑफ मिस्टर बी रामलिंगन राजू एंड मिस्टर बी रामाराजू, नेशनलाइजेशन ऑफ द कंपनी एंड दी स्विफ्ट अपॉइंटमेंट ऑफ चूजन प्रोफेशनल एज डायरेक्टर्स। यहां पर तो जो कंपनी है, कंपनी का जो नेशनलाइजेशन है वो यहां पर नहीं किया गया, है ना, कंपनी को नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था यहां पर, ठीक है। तो अगर अब किसकी बात करते हैं तो ये जो सी है, सी हमारा आंसर, जो सी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ए सही है यहाँ पर, बी सही है और डी सही है यहाँ पर। ये तीन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एक्शन लिया था यहाँ पर, है ना। और ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यम कंप्यूटर का क्वेश्चन लास्ट टाइम, सत्यम कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सत्यम स्कैंडल से रिलेटेड लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और अब की बार भी कोई ना कोई इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। कितना स्कोर किया है आपने इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, वो आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। एंड पीपीबी की जो क्लासेस हैं, पीपीबी की जो है ना यहाँ पर पेड क्लासेस हैं वो चल रही है डेली बेसिस पर। डेली हम क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्लास आप अटेंड कर सकते हैं मॉर्निंग में 8 AM पर और इवनिंग में 8 PM पर, ठीक है। मॉर्निंग में 8 AM पर और इवनिंग में 8 PM पर आप इन क्लासेस को यहां पर अटेंड कर सकते हैं। ये क्लासेस कहां पर मिलेगी? ये क्लासेस मिलेंगी JAIIB के महापैक 2.0 में। जो JAIIB का महापैक 2.0 है उसमें यहां पर ये क्लासेस मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी ये क्लास? तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप विजिट कर लो, गूगल में सर्च कर लो सबसे पहले, है ना, गूगल में अड्डा 24/7 सर्च कर लो। गूगल में जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो जो सबसे पहला लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद में JIB CIB एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर मिलेगा JIB में 2024, और जो मॉर्निंग में इवनिंग में क्लासेस चल रही हैं वो मिलेंगी JIB के महापैक 2.0 में। और अभी 18 तारीख से 18 मार्च से JIB का नया बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है ना। ये है JIB में 2024 क्रैश कोर्स, है ना, क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये आपको कहां पर, JIB के महापैक 2.0 में मिल जाएगा। तो इसमें इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, है ना, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा JIB का महापैक 2.0। एंड JIB के महापैक 2.0 में प्रैक्टिस करने के लिए 5000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? तो सिंपली यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है, और एक स्पेशल कोड है यहाँ पर, कोड रहेगा Y195। ये कोड टाइप करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो JIB प्राइम टेस्ट पैक में 5000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के थ्रू एनरोलमेंट करने पर 1% के कॉइन्स मिलेंगे, तो 300 रुपये आपके और कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इट विल बी 5699, 5699 रुपये में पूरा महापैक आपको मिल जाता है। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, अपने डिटेल फिल करें, पेमेंट करने के बाद में क्लासेस आज से ही अटेंड कर शुरू कर, है ना। आप में से जो अभी एनरोलमेंट कर लेंगे तो इवनिंग में 8 PM वाली क्लास आज ही अटेंड कर सकते हैं, आज ही आपको क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड जो सेल ऑफर चल रहा था, सेल ऑफर एक्सपायर हो चुका है, अभी विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट उठाओ, उसका फायदा उठाओ, तुरंत अपना एनरोलमेंट कर लीजिए, है ना। ऐसा ना हो ये रिमूव हो जाए फिर आपको इसका बेनिफिट ना मिले, ठीक है। तो सेल ऑफर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है ना। अगर आपको 80% का डिस्काउंट सामने दिखाई दे रहा है, डबल वैलिडिटी मिल रही है, तो तुरंत एनरोलमेंट कर लीजिए, 1 मिनट का वेट नहीं करना है, अदरवाइज कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि 80%, 81% तक का डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी, है ना, जल्दी सा आता नहीं है, बहुत दिनों के बाद आता है यहाँ पर। और वन स्टॉप सोल्यूशन है JIB के महापैक को, है ना, JIB का महापैक 2.0, है ना, वन स्टॉप सोल्यूशन है JIB की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपके पास में महापैक है तो आपको फिर कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे, जय हिंद।